नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम संधि परिचय पर चर्चा करेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि का क्या अर्थ है? संधि सम प्लस धी के योग से बना है। संधि सम क्या है? उपसर्ग और धी, इसके योग से क्या बना है? संधि। अब संधि शब्द का क्या अर्थ है? संधि का अर्थ तो संधि का क्या अर्थ हुआ? मेल, या फिर हम क्या कहेंगे योग, या फिर हम क्या कहेंगे जोड़। ये क्या है? संधि का अर्थ। अब आते हैं हम संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा या लक्षण, यानी संधि किसे कहते हैं? तो संधि की परिभाषा क्या होगी? दो निकटतम ध्वनियों के मध्य, मध्य का मतलब बीच, परस्पर परस्पर का मतलब आपस में, दो निकटतम ध्वनियों के मध्य परस्पर होने वाले, दो निकटतम ध्वनियों के मध्य परस्पर होने वाले मेल से जो विकार होता है उसको क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। दो निकटतम ध्वनियों के मध्य परस्पर मेल से होने वाले विकार, विकार या परिवर्तन या बदलाव को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। संधि की क्या परिभाषा हुई? दो निकटतम ध्वनियों के मध्य या बीच परस्पर मेल होने से उन ध्वनियों में जो विकार आता है या जो बदलाव होता है या जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को क्या कहेंगे? हम संधि कहेंगे। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, शरण, इसको हम प्लस भी कह सकते हैं या फिर शरण धन आगत। अब इसका अंतिम वर्ण होगा और इसका प्रारंभिक पहले वाला, इनके बीच जो मिलने से जो विकार होगा, जो बदलाव होगा, वो क्या होगा? संधि होगा। जैसे कोई भी स्वर अपने अपने आप में क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं, और व्यंजन क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। प्रत्येक व्यंजन को पूर्णता प्राप्त करने के लिए उसके अंदर अस्वर मिला होता है। जैसे हम मान लिया हम क को क लिखेंगे तो क ऐसे व्यंजन होता है ये आधा,
और इसके अंदर अ स्वर मिला देंगे तभी ये पूर्णता प्राप्त करेगा, हम बोलेंगे क। इसके अंदर जब हम इसको उच्चारण करते हैं इसका, तो इसके अंदर आवाज ध्वनि भी निकलती है, क के अंदर ए की आवाज आती है, ध्वनि आती है, जैसे क प्लस प क। तो इसके अंदर से अणे के अंदर से जब हम अ को बाहर निकाल लेंगे और आगे क्या है आ, इसको अलग अलग कर देंगे हम, तो इसके अंदर जो विकार होगा ये अ, हर्षो अ और दीर्घ आ, ए प्लस आ क्या हो जाता है आ। ये जो विकार हुआ इनके इनके मेल से, यहां क्या रह गया गत, और आगे क्या है शरण, ये हलंत वाला। अब इसको क्या करेंगे, ये इसके अंदर मिल जाएगा, अणय के अंदर ए मिल गया, अणय पूरा हो गया, और आ की मात्रा है ये खत्म हो गया, तो पीछे क्या है बच गया गत। इस प्रकार क्या बन गया शरणागत। इसके बाद संयोग क्या होता है, इसमें तो क्या होता है संधि में तो वर्णों के मध्य मेल होने से विकार होता है, और फिर आता है संयोग। संयोग में क्या होगा, दो निकटतम ध्वनियों के मध्य, दो निकटतम ध्वनियों के मध्य किसी भी प्रकार के, दो निकटतम ध्वनियों के मध्य मध्य या बीच किसी भी प्रकार के विकार या परिवर्तन रहित, विकार या परिवर्तन या बदलाव रहित, क्या है रहित मेल को संयोग कहते हैं। संयोग कहते हैं। दो निकटतम ध्वनियों के मध्य विकार या परिवर्तन रहित, यानी किसी भी प्रकार का विकार या परिवर्तन न हो और वो ध्वनियां मिल जाएं, तो वो क्या कहलाएगा संयोग कहलाएगा। तो परिभाषा क्या हुई, दो निकटतम ध्वनियों के मध्य किसी भी विकार या परिवर्तन रहित मेल को क्या कहते हैं हम संयोग कहते हैं। जैसे उदाहरण लें हम, रसोई प्लस घर, तो क्या हो जाता है रसोई घर। क्यों संयोग हुआ, क्योंकि ये आपस में जब मिले, मेल हुआ इनका, जोड़े जुड़ गए, तब क्या ऐसे का ऐसा इसके अंदर से ये निशान हट गया, इसमें कुछ भी परिवर्तन या बदलाव या विकार नहीं हुआ, इसलिए क्या है संयोग। जैसे स्नान प्लस घर, स्नान घर। अब आते हैं हम संधि और समास में क्या अंतर होता है। संधि और समास में अंतर, कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। तो संधि और समास में क्या अंतर है, हम यहां लिख देते हैं, मान लिया एक तरफ लिख लेते हैं संधि और एक तरफ लिख लेते हैं समास।
यहां हम पहला इसकी संधि के नीचे संधि की परिभाषा लिख देंगे। दो निकटतम ध्वनियों के मध्य दो निकटतम ध्वनियों के मध्य परस्पर दो निकटतम ध्वनियों के मध्य परस्पर मेल से जो विकार होता है, जो विकार या परिवर्तन या बदलाव होता है, उस विकार को संधि कहते हैं। दो निकटतम ध्वनियों के मध्य परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन या बदलाव को संधि कहते हैं, जैसा कि हमने पहले इसकी परिभाषा की। जैसे हम यहां को कोई एक उदाहरण लिख देते हैं, जैसे 100 प्लस अर्थ, तो क्या बन जाता है? 100 प्लस अर्थ, वह के अंदर से अ बाहर निकाल लिया, अ आगे है, तो हर्षो प्लस हर्षो अ दीर्घ आ, तो क्या बन जाता है? स्वार्थ। यहां हम लिख देंगे इसमें पहला पॉइंट, दो अपेक्षित पदों का मेल कराने वाली वृत्ति, दो अपेक्षित पदों का मेल कराने वाली वृत्ति समास कहलाती है। समास कहलाती। दो अपेक्षित पदों का मेल कराने वाली वृत्ति को क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। यहां भी जैसे लिख देंगे हम, यथाशक्ति ये क्या है? इसका समस्त पद है, और इसका विग्रह क्या हुआ? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब इन पदों का जो मेल हुआ और ये पद बना, ये वृत्ति क्या कहलाई? समास कहलाई। इन पदों को जो मेल जोड़ने वाली वृत्ति क्या कहलाती है? समास। दूसरा, हम इसमें दूसरा पॉइंट लिख देते हैं, संधि संधि वर्णों के मध्य होती है। इसमें लिख देंगे हम, समास पदों के मध्य होता है। मध्य का मतलब बीच, पदों के मध्य होता है। संधि वर्णों में होती है, समास पदों में होता है। यही इसके अंदर अंतर है संधि और समास में। अब आते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के भेद, तो संधि के 3 भेद होते हैं।
संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि। पहला भेद क्या है संधि का? स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। संधि के मुख्य कितने भेद हैं? 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब पहला है स्वर संधि किसे कहते हैं, यानी स्वर संधि की परिभाषा क्या है? स्वर में क्या होता है? 2 स्वरों के मध्य परिवर्तन होता है। जब 2 स्वर मिलते हैं, उनके अंदर मिलने पर जो परिवर्तन होता है, स्वर का स्वर से जो मेल होता है और मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, वो क्या होता है? स्वर संधि। स्वर के बाद किसी भी स्वर के आने से स्वर के बाद किसी भी स्वर के आने से स्वर में जो विकार या परिवर्तन होता है, स्वर के बाद किसी भी स्वर के आने से स्वर में जो विकार या परिवर्तन होता है, कोमा, उसे स्वर संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर के बाद स्वर ही आएगा, और जब ये 2 स्वर मिलेंगे, इनके मिलने से जो विकार होगा या जो परिवर्तन होगा या जो बदलाव होगा, वो क्या होगा? स्वर संधि होगा। जैसे शिव प्लस आल्य। अब यहां कहोगे कि क्या है? वह व्यंजन है। नहीं, क्यों? क्योंकि इस व के अंदर ए मिला होता है। प्रत्येक व्यंजन के अंदर व्यंजन पूर्णता कब प्राप्त करता है? जब उसके अंदर अ स्वर मिल जाता है। तो इस व के अंदर से जब हम अ स्वर को बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बच गया? ये हलंत बच गया आधा। ये लय हो गया। अब इस स्वर के बाद ये स्वर आ गया। जब ये दोनों स्वर मिले, यानी हर्षव अ और दीर्घ आ, तो क्या बन गया? इनका दोनों का बनने से क्या हो गया? आ बन गया। स्वर के बाद स्वर के आने से स्वर में जो परिवर्तन हुआ, वो क्या कहलाता है? हमने क्या लिखा है? स्वर संधि। और पीछे क्या है? लय। और आगे क्या है? शिव। अब इसके अंदर ये आ मिलेगा, वह के अंदर अ मिला पहले, तो वह पूरा हो गया, और फिर आ की मात्रा है वाह, ये खत्म हो गया। पीछे क्या बच गया? लय। क्या बन गया? शिवालय। इसके बाद आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा करेंगे हम। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होगी? उसमें तो स्वर में तो क्या था? स्वर के बाद स्वर ही आएगा। इसमें क्या है? व्यंजन के बाद किसी भी स्वर अथवा व्यंजन, चाहे तो स्वर आएगा या फिर व्यंजन आएगा, किसी भी स्वर अथवा व्यंजन के आने से
परिवर्तन किसमें होगा? व्यंजन में। व्यंजन में जो परिवर्तन या जो विकार या जो बदलाव होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो क्या होगी परिभाषा? व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद किसी भी स्वर अथवा व्यंजन के आने से, किसी भी स्वर अथवा व्यंजन के आने से व्यंजन में, व्यंजन संधि हो तो विकार किसमें होगा? व्यंजन में। आने से व्यंजन में जो विकार या परिवर्तन या बदलाव, जो परिवर्तन होता है कोमा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? व्यंजन के बाद यानी पहले वाले के सामने या तो कोई स्वर आएगा या फिर कोई व्यंजन आएगा, लेकिन परिवर्तन किसमें होगा? पहले वाले व्यंजन में। जैसे हमने लिया जगत प्लस ईस, हमने पहले लिखा था या तो स्वर आएगा, तय क्या है यहां? व्यंजन है। व्यंजन के बाद क्या आया? स्वर। तो परिवर्तन किसमें होगा? इस स्वर में नहीं होगा, परिवर्तन क्या होगा? इस तय व्यंजन में। तो जैसे क्या बनेगा? तय किसमें जाएगा? तय किसमें बदल जाएगा? तो अपने तीसरे में चला जाएगा, तय थ द। तो क्या होगा? द आधा होगा और इसकी मात्रा लग गई, ये क्या बड़ी दीर्घ ई है, तो मात्रा लग गई, तो जब स्वर मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये दी। पीछे क्या है? क्या बन गया? जगदीश। क्या बना? जगदीश। जैसे हम एक और लेते हैं, जैसे सत प्लस उपदेश, ये भी किसका लिया हमने? स्वर आया आगे। ऊ क्या है? स्वर। तय क्या है? पहले क्या है? व्यंजन। व्यंजन के सामने क्या आया? स्वर। और व्यंजन के आगे या तो स्वर आएगा या व्यंजन आएगा। परिवर्तन किसमें होगा? व्यंजन में, पहले वाले में। तो तय अपने किसमें चला जाएगा? तीसरे में। क्या बन गया? सद हलंत त थ द। फिर ऊ है, ऊ की क्या लग जाएगी? मात्रा, और ये द क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, सदु। ये ऊ खत्म हो गया क्योंकि यहां इसकी मात्रा लग गई, परिवर्तन हो गया। ये तय का द हो गया, व्यंजन का में परिवर्तन हो गया। पीछे क्या रह गया? पदेश। क्या बन गया? सदुपदेश। क्या बना? सदुपदेश। क्योंकि ये तीसरे में जाना किसके अंदर है? व्यंजन संधि का एक नियम है कि पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। ये जो तीसरे में परिवर्तित किया, ये व्यंजन संधि के अंदर एक नियम। अब हम किसका देखेंगे? व्यंजन का। जैसे हमने देखा जगत प्लस नायक, यहां क्या आ गया? व्यंजन के सामने व्यंजन आया। परिवर्तन किसमें होगा? उस व्यंजन में नहीं होगा। किसमें? इस पहले वाले के अंतिम जो है और आखिरी वाले का आदि जो है, इनके अंदर जो होगा, तो इसके अंदर होगा। इसका अंतिम जो है पहले वाले अक्षर का, इसमें इस व्यंजन में परिवर्तन होगा। तो एक ये है कि पहला वर्ग जो है
किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वो अपने वर्ग के पंचम वर्ण में भी परिवर्तित, जैसे यहां तीसरे में गा था, पहला वर्ग का कोई भी अपने तीसरे में परिवर्तित हुआ था, तो यहां किस में चला जाता है? अपने वर्ग के पंचम वर्ण में। तो इस तय अपने वर्ग के पंचम में गा तो तय थ द ध न, तो क्या बन गया? ज ग न, आधा हो गया ये, चाहे तो इसको अलंत लगा दे चाहे आधा। फिर आगे क्या? नायक, क्या बन गया? जगनायक। तीसरा हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होगी? स्वर के बाद स्वर आया, स्वर में जो परिवर्तन हुआ स्वर संधि में, वो स्वर संधि कहलाई। व्यंजन में क्या हुआ? व्यंजन के बाद किसी भी स्वर अथवा व्यंजन के आने से व्यंजन में जो परिवर्तन हुआ वो व्यंजन संधि कहलाई। इसी प्रकार विसर्ग के बाद विसर्ग संधि में क्या होगा? विसर्ग के बाद किसी भी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग करें तो किसमें परिवर्तन होगा? विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन या बदलाव होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम? विसर्ग संधि कहते हैं। क्या है परिभाषा विसर्ग संधि की? विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद कोई भी स्वर अथवा व्यंजन आ जाए तो विसर्ग में जो परिवर्तन या जो विकार या जो बदलाव होता है उसको क्या कहेंगे हम? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मने प्लस रथ, ये विसर्ग है, इसके बाद क्या आ गया? व्यंजन आ गया। तो विसर्ग के बाद व्यंजन आने से किसमें परिवर्तन किसमें होगा? इन विसर्गों में। ये विसर्ग किसमें चली जाएंगी? ओ में। क्या हो जाएगा? ये नियम है विसर्ग संधि के अंदर, जब विसर्ग संधि करेंगे तब बताएंगे कि ये क्या होगा, बन जाएगा इसका मनोरथ। क्या बन जाएगा? मनोरथ। दूसरा हम ले स्वर का, जैसे मने प्लस अभिलाषा, क्योंकि यहां हमने दोनों लिखा है, एक स्वर का भी लिखा है, स्वर के विसर्ग के बाद यदि स्वर आ जाए तो क्या परिवर्तन होता है और व्यंजन के आने से विसर्ग में क्या परिवर्तन होता है। तो जब ये यहां इसके सामने क्या आ गया? विसर्ग के सामने अ स्वर आ गया, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में। तो क्या बन जाएगा? मनो भी लासा, या फिर मने प्लस अनुकूल मनोनुकूल। जैसे दूसरा हम देखें, मने प्लस अनुकूल, तो ये विसर्ग के सामने क्या आने से? स्वर के आने से विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया? ओ में। तो क्या बन गया? मनो, ये खत्म हो गया ए, यहां भी ए खत्म हो गया क्योंकि इसका विसर्ग के सामने स्वर के आने से इसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो क्या बन गया? मनो नु कुल। इस प्रकार हमने इन तीनों संधियों की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को परिभाषित किया है। इनके नियम, जब स्वर संधि आएगी तब स्वर संधि के नियम करेंगे हम उदाहरणों सहित, व्यंजन संधि आएगी तब व्यंजन संधि के नियम उदाहरणों सहित करेंगे,
और विसर्ग संधि आएगी तब विसर्ग संधि के जो नियम होते हैं उनको उदाहरणों सहित करेंगे। अब आते हैं हम स्वर संधि के भेदों पर। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के मुख्य 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। चौथा है यण संधि। पांचवा है अयादि संधि। कहीं कहीं स्वर संधि के 8 भेद भी बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 5 ही भेद करवाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? 3 भेद। एक तो पर रूप संधि, एक पूर्व रूप संधि और एक प्रकृति भाव संधि। ये भी होते हैं कौन से? 3 ये अलग भी हैं। वैसे तो इनके कई 8 गिनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, और प्रकृति भाव संधि। संधि इन तीनों को मिलाकर के 8 हो जाते हैं, वरना मुख्य रूप से 5 भेद ही मूल रूप से जिनका प्रयोग ज्यादा होता है, वो ये 5 ही भेद होते हैं। इस प्रकार हमने संधि का परिचय प्राप्त किया। आगे हम दीर्घ संधि, स्वर संधि के जितने भी मुख्य भेद हैं उनको हम आगे करेंगे। धन्यवाद।